इन बच्चों के लिए तो आंख में आंसू आ जाते हैं कि कितनी शक्ति है भगवान ने उन्होंने दी है, और क्यों ये शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं अब कोई डर के बिना, क्योंकि वो लाचार हो गए हैं। ये जी। बच्चे देख रहे हैं कि हमारे लिए इस देश में कोई भविष्य नहीं है। अब हुँ। ये मोदी जी बोलते हैं मैं स्पेशल कोर्ट बना दूंगा, ये क्या करेगी स्पेशल कोर्ट? हिंदुस्तान में कोई कम से कम 20-25 ऐसे कानून है जिसके अंदर स्पेशल कोर्टें चल रही है, और मंत्री जी जी। को इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री शुड इंसिस्ट दैट। अब पॉलिटिकली वो आपके साथ है, इसलिए उसका मतलब नहीं कि आप खाली अधिकारियों पर सब दोष दे दो। तो आज चीफ जस्टिस कहते हैं कि वो कोई याचिका लेकर नहीं आए थे वकील, मिश्रा नाम के कोई वकील थे, वो एक लेटर लेके आए थे, उसमें रिप्रेजेंटेशन लेटर था। तो सवाल ये है कि क्या रिप्रेजेंटेशन लेटर को एक पीआईएल के रूप में नहीं लिया जा सकता? क्या उस पर सुनवाई नहीं हो सकती? क्या उसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता? नहीं, जरूर लिया जा सकता है। मैं आपको खुद, वो एक दुख की बात है कि जुडिशरी अपना जो रियल पर्पस है, अपना जो रियल काम है, वो काम पर चल नहीं रहा, और इट इज ऑलमोस्ट एक मिसगाइडेड इंस्टीट्यूशन बन गया है। तो मिसगाइडेड। क्योंकि और जजेस मोदी जी के खिलाफ कोई डिसीजन लेना ही नहीं चाहते किसी भी बात में। आप देखिए पूरे 2014 से जब से आए हैं तब से हर एक चीफ जस्टिस वही करता है जो मोदी जी चाहते हैं। आपने इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अगर हजारों युवा शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में न्याय मांगते हुए सड़क पर हैं और पुलिस बल प्रयोग के आरोप लगते हैं, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? क्या लगता है सर आपको? देखिए, जब नीट की एक परीक्षाएं पहली बार कैंसिल हुई, सर सुप्रीम कोर्ट में आज एक और मामला हुआ है। चीफ जस्टिस की बेंच ने बिना पहले से इजाजत के सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करने और शेयर करने पर रोक लगा दिया है अंतरिम रूप से। इसे किस रूप में देखते हैं आप? क्या है कि जजेस भी अब थोड़ा पॉपुलर होना चाहते हैं पब्लिक में, और जी। वो पॉपुलर होने के लिए जजेस कुछ ना कुछ बोल देते हैं। सर अभी अदालतों से जो निकल रहा है और इसका असर पूरे देश पर जो हो रहा है, इन सब में आप न्यायिक नियुक्तियों का कितना रोल मानते हैं? पिछले कुछ वर्षों में जो भी न्यायिक नियुक्तियाँ हो रही हैं, जज बनाए जा रहे हैं, उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं, और कॉलेजियम देश को बताता तक नहीं कि किस कारण से चुना गया है। कभी 56 जजों को सुपरसीड करके किसी को सुप्रीम कोर्ट बुला लिया जाता है। ये प्रॉब्लम प्रधानमंत्री से लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेके सब में है। देश भर में तमाम वकील हैं और इस मुद्दे पर बहुत सारे जिलों के वकील भी निकल रहे हैं। तो वकीलों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनका जो संवैधानिक दायित्व है, उनका जो नागरिक कर्तव्य है, उससे आप किस तरह से याद दिलाना चाहेंगे? उन्हें क्या करना चाहिए ऐसे अमृतकाल के वक्त? आज हिंदुस्तान के सभी वकीलों को एक चीज याद रखने की जरूरत है कि पूरी दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में जब लोगों को हर तरफ से नाउम्मीदी मिलती है, जब उनकी उम्मीदें टूटने लगती हैं, उनके मन मुताबिक न्याय नहीं होता, तो लोग न्यायपालिका की तरफ जाते हैं। मगर जब न्यायपालिका से ही नाउम्मीदी मिले, जब वहीं से भरोसा कमजोर होने लगे, तो लोग कहाँ जाएं? आइए आज इसी मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करते हैं देश के जाने माने एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट श्री दुष्यंत दवे जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लोकहित इंडिया पर। वैसे तो आपका नाम इतना बड़ा रहा है जिसके बारे में हम क्या ही परिचय देंगे, लेकिन लोगों को एक लाइन में बता दें कि सर ने लगभग 48 साल यानी लगभग 5 दशक इस देश में न्यायिक प्रोफेशन में बिताया है, और अब आपने खुद को इससे अलग कर लिया है। आप कई बार सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमृतकाल में देश की चिंताओं पर खुल के बात करते हैं, लोकतंत्र की चिंताओं पर खुल के बात करते हैं। और सर मैं कहना चाहूँगा कि मैं जब भी लोकतंत्र की चिंताओं पर किसी से भी बात करता हूँ, तो मुझे आपका वो इंटरव्यू याद आता है जब आप भावुक हो गए थे। और बड़ा दुःख हुआ वो देखकर कि देश के इतने बड़े नामचीन व्यक्ति जिन्होंने वकालत को इतना समय दिया, देश को इतना समय दिया, उनको लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को देखकर, चिंताओं को देखकर आज आँखों में आँसू लाना पड़ रहा है। तो सर बातचीत शुरू करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें निकली हैं। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी बेंच से 2 चीज़ें निकली हैं। उन पर विशेष बात होगी, और सबसे पहले बात करेंगे कि जो दिल्ली में चल रहा है जंतर-मंतर पे, उस प्रोटेस्ट को सुप्रीम कोर्ट को किस रूप में लेना चाहिए था और किस रूप में लिया गया? इसको लेकर सर ज़रा बताएँ। देखिए, इसके लिए 2 चीजें जरूरी है दर्शकों के लिए, देश के लिए। एक जी। समस्या बहुत गहरी समस्या है। ये हुँ। बच्चे जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, ये कोई आम प्रोटेस्ट के लिए नहीं बैठे हैं। ये जी। एक बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही गहरा प्रश्न जिसके लिए वो वहाँ बैठे हैं।
और वो प्रश्न को कोई सीधी तरह से उसका कोई उपाय नहीं हो सकता है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, उसका कोई जवाब नहीं हो सकता है। इसलिए पूरे देश को इसके लिए गंभीरता से सोच देने की बहुत ज़रूरत है। इसमें प्रधानमंत्री जी हो, एजुकेशन मंत्री जी हो, बड़े-बड़े अधिकारी, आला अधिकारी हो, बड़े-बड़े उद्योगपति हो, बड़े-बड़े स्टार्स हो, बड़े-बड़े वकील हो, समाज का हर एक इंसान, पूरी सिविल सोसाइटी बच्चों के साथ बैठकर एक सोचना चाहिए कि हम हमारे भविष्य पीढ़ी को कैसा देश देना चाहते हैं, हम उनके लिए क्या छोड़ना चाहते हैं। देखिए, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारी जिम्मेवारी अगली जनरेशन के लिए है, तब तक हम जीने लायक नहीं है देश के लिए। खाली जनगण मन या अपना वंदे मातरम। जैसे आजकल क्या वंदे मातरम सर। हाँ, वंदे मातरम गाने से देश हम्म। के लिए प्रेम नहीं आ जाता है। देश जी। के लिए प्रेम जब ही आएगा जब आपके दिल में हर एक व्यक्ति के जो समस्या है, उस समस्या के निवारण के लिए एक सोच नहीं होगी। तब तक ये सब तो ठीक चलता रहेगा, ये सब दिखावा है, सब ऑप्टिक्स है, कॉस्मेटिक है। इसके लिए तो मैं ये समझता हूँ कि आज देश में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अजीब तरीके से चल रही है, बहुत ही। और इस शिक्षा व्यवस्था का लाभ ज़रूर चंद लोगों को मिल रहा है, जैसे मुझे मिला, आपको भी शायद मिला होगा। अब बड़े-बड़े अधिकारियों, जजों के बच्चे, बड़े प्रोफेशनल्स के बच्चे, बड़े उद्योगपतियों के बच्चे, बड़े राजकारणियों के बच्चे, इन सबको इसका लाभ बहुत अच्छी तरह से मिलता है। पर जो आम आदमी है और जिसकी संख्या 100 से 120 करोड़ लोग हैं, उनके बच्चों को इसका कोई सही तरीके से ना तो लाभ मिलता है, ना तो इसका सही तरीके से उनको अपनी ज़िंदगी के लिए कोई रास्ता मिल रहा है। तो अब देखिए, चीन ने पिछले 2 हफ्ते पहले 1200 कोर्सेज़ को स्क्रैप कर दिया। एक दिन में 1200 कोर्सेज़। इसमें ह्यूमैनिटीज़ है, आर्ट्स है, तरह-तरह के सब्जेक्ट है, उनको उन्होंने स्क्रैप कर दिया। क्योंकि चीन मानता है कि भई अब अगले जनरेशंस को तैयार करना है। जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस बहुत ऊपर चला गया, टेक्नोलॉजी ऊपर चली गई, तो उस हिसाब से उनको तैयार करना होगा, उस हिसाब से उनको नौकरियाँ मिलेगी। हम ये नहीं सोच रहे, हम खाली हमारे बच्चों को ग्रेजुएट बना रहे हैं, उसके बाद उनके लिए नौकरी के लिए कोई विकल्प है नहीं और वो बेचारे घर बैठते हैं। और यहाँ एक लाइन मैं याद दिलाना चाहूंगा कि देश में लगभग 40% आईआईटीएंस को भी प्लेसमेंट नहीं मिलती है कैंपस से। और दूसरा क्या है कि अल्टीमेटली अगर ये बच्चों के लिए हमें कुछ सोचना है, तो हमें इतने दिल से, लगाव से सोचना चाहिए। हमें इस बच्चों के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए कि हर एक बच्चा हमारा है। आज मैं 71 साल हो गए हैं मुझे, तो मेरे भी बच्चे हैं 2, मेरे 4 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो मैं उनके लिए खाली अकेले नहीं सोचता हूँ, पूरे देश के बच्चों के लिए सोचता हूँ कि भई उनको क्या हम दे रहे हैं। अब जैसे न्याय प्रणाली का है, तो मैं ये बार-बार सोचता हूँ, जब मैंने छोड़ा, तो इसकी कारण ही छोड़ा कि आगे चल के आने वाले वकीलों के लिए कैसी न्याय प्रणालिका है, इसमें वो क्या करेंगे? ना तो कोई इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन है, ना कुछ भी है, जहाँ न्याय ज़्यादातर होता नहीं है, बहुत अन्याय हो रहा है और तरह-तरह की इसमें चैलेंजेस है। अब उसको मैं आज बहस नहीं करना चाहता हूँ उसके बारे में, बट ये एक जैसा मसला है। ऐसे ये बच्चे जो बैठे हैं, इनके लिए हमें बहुत दिमाग से, दिल से सोच के आगे बढ़ना चाहिए और उस सोच नहीं होने से सरकार में और जुडिशरी में आज ये मसला पैदा हो गया। ये जो सोमवार की घटनाएं हुई, तो दोनों सरकार और जुडिशरी दोनों इसके लिए जिम्मेवार है। क्योंकि अगर ये बच्चे, सोनम वांगचुक, इन बच्चों के लिए 1 महीने से अगर अनशन पर थे, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती थी, नैतिक जिम्मेवारी, कि भाई उनके साथ बैठ के बात करें। मोदी जी को खुद जाना चाहिए था वहां। आज मोदी जी हर संडे बात करते हैं मन की बात, तो मन की बात सुनने के लिए वहां चले जाना चाहिए था और पूछना चाहिए था डिप्के जी से और वांगचुक जी से कि भाई आपके क्या सुझाव है, आप क्या चाहते हैं, हम कैसे कर सकते हैं। आप देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। हम सब जानते हैं, हर एक बच्चा जानता है। आज जो हर एक बच्चा पढ़ता है और हर एक बच्चा जो नौकरी के लिए इधर-उधर घूम रहा है, वो जानता है कि देश में क्या हो रहा है। धांधलीबाजी चारों तरफ है। धांधलीबाजी चारों तरफ है। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें धांधलीबाजी नहीं हो रही है। कोई भी ऐसी सरकारी नौकरी नहीं है जिसमें धांधलीबाजी नहीं हो रही है। तो ये हम क्या भविष्य की पीढ़ी को एक धांधलीबाजी देश देना चाहते हैं कि हम एक साफ-सुथरा देश देना चाहते हैं जहां मेरिट पर लोग आगे बढ़ सकें।
और सबके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी हो। आज हमारे बजट में करीब मेरे ख्याल से 1,36,000 करोड़ एजुकेशन के लिए लगाते हैं, उसके जी। सामने डिफेंस के लिए 7.5 लाख करोड़ लगाते हैं। हुँ। अब 4% जीडीपी का खाली एजुकेशन में आप लगाओगे 145 करोड़ की बस्ती में, तो बच्चे कैसे आगे आएंगे? हम सब जानते हैं आज सरकारी स्कूलें हजारों की तादाद में बंद हो रही है, बाकी सरकारी 94 स्कूलें 94 हैं। 94,000 के आसपास सर, हाँ, लगभग 1 लाख। हुँ। और बाकी जो सरकारी स्कूलें चल रही है, मैं गुजराती हूँ, मैं गुजरात जी। से टच में रहता हूँ, जाता हुँ। रहता हूँ, कि हुँ। आधी से ज़्यादा स्कूलें एक वर्ग में एक शिक्षक के साथ चलती है, पूरी स्कूल। जी। पूरी स्कूल। तो हुँ। सरकार क्या है, ये एजुकेशन देना चाहती है बच्चों को। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले तो हम इसके पर गहरा विचार करें पूरा देश, और हुँ। फिर आगे बढ़े, कि क्योंकि ये तो एक प्रॉब्लम आ गया है हमारे सामने। जी। पर जो 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 बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम है, हुँ। उसका सॉल्यूशन लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर ये सॉल्यूशन नहीं आया, और हुँ। मोदी जी में सक्षमता है ये सॉल्यूशन को एड्रेस करने की, पता नहीं वो क्यों नहीं सोच रहे हैं। पता नहीं हुँ। कौन उनको क्यों कोई अच्छी तरह से गाइड नहीं कर रहा है। ना तो उनकी मंत्रिमंडल में से कोई गाइड कर रहा है, ना तो उनके अधिकारी कोई गाइड कर रहे हैं। अब अब रोज भगवान के भजन, रोज ये मंदिर खोला, वो मंदिर खोला, रोज ये रास्ता खोला, ये ब्रिज खोला, ये एयरपोर्ट खोला, ये पोर्ट हुँ। खोला, उससे क्या होने वाला है? उससे चंद लोगों का बेनिफिट जरूर आएगा। अब मैं भी जी। रिलीजियस, मैं भी भगवान में मानता हूँ, रोज भगवान के सामने खड़ा होकर दिया जलाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। पर आज देश का समय इन सब चीजों में व्यस्त करने की कोई जरूरत नहीं है। आज आज कितने हजारों की तादाद में बच्चे जिनको बेचारों को नौकरी नहीं है, वो कावड़ में, और ये अमरनाथ यात्रा में, और चार धाम हवाई यात्रा। यात्रियों को तो फूल बरसाया जाता है, वो भी हेलीकॉप्टर से। तो ये सब जरूरत नहीं है। सरकार की एक दृष्टिकोण बदलना चाहिए, और जब जी। तक सरकार ये दृष्टिकोण नहीं बदलेगी, तो देश को कोई फायदा नहीं होगा। और मोदी तो जी सर जैसा इंसान, हुँ। मोदी जी से जी। मैं डिफर करता हूँ। मोदी जी के बहुत सारे एक्शंस, इनएक्शंस, उनकी पॉलिसी मुझे अच्छी नहीं लगती, और मैं पब्लिकली भी उनका विरोध करता हूँ। पर मैं फिर भी हुँ। मानता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री है, और हार्ड वर्किंग है, उनमें सक्षमता है, तो फिर वो कुछ करे। तो हुँ। वो एक हमारे सामने आज और पूरे देश को, और मैं ये एजिटेशन में एक चीज जरूर साबित हो गया कि जी। देश में बड़ा सा प्रॉब्लम है, और उस हुँ। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बच्चों की मदद के लिए आज पूरी सिविल सोसाइटी खड़ी हो गई। बड़े-बड़े सिनेमा के स्टार्स, बड़े-बड़े क्रिकेट के स्टार्स, बड़े-बड़े सिविल सोसाइटी के स्टार्स, बहुत सारे लोग। तो हुँ। आज ऑपोजिशन पार्टियां भी उनके लिए खड़ी हो गई है। ये लोग बार-बार बोल रहे हैं ऑपोजिशन पॉलिटिक्स आ गया, पॉलिटिक्स। अरे ऑपोजिशन नहीं उनको आकर समर्थन करेगी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी करेगी? ये अजीब सा एक आर्गुमेंट है कि और ऑपोजिशन वहां खड़ा पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो ऑपोजिशन करेंगे क्या? ऑपोजिशन की नैतिक जिम्मेवारी है कि देश में हुँ। कुछ भी प्रॉब्लम आए तो वहां जाकर खड़े हो जाए उनके साथ, क्योंकि जी। रूलिंग पार्टी तो वहां खड़ी नहीं होगी। तो बिल्कुल। इसलिए ये अब इसके बाद जो सवाल जुडिशरी का है, मैं हुँ। जरूर मानता हूं कि जुडिशरी का अप्रोच बदल गया है, और ये हुँ। अप्रोच कॉन्स्टिट्यूशन से सुसंगत नहीं है। वो एक दुख की बात है कि जुडिशरी अपना जो रियल पर्पस है, अपना जो रियल काम है, वो काम पर चल नहीं रहा है, और हुँ। इट इज ऑलमोस्ट एक मिसगाइडेड इंस्टीट्यूशन बन गया है। तो मिसगाइडेड। जुडिशरी को, हाँ, क्योंकि उनका उनका आज देखिए, जब तक आप लोगों के लिए दिल में भावना नहीं रखेंगे, आज देख हुँ। रहे हैं आप रोज कि सरकार हजारों की तादाद में लोगों को अरेस्ट कर रही है गलत कारणों से, लोगों के हुँ। घर बुलडोजर कर रही है, लोगों को एनकाउंटर में मार रही है। तो ये सब फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। हुँ। हमारे देखिए, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारी ये जो आज आज मैं और आप बात कर रहे हैं, जो ये देश बना है जी। 2026 में, वो हुँ। देश 1947 में कैसा था? एक बिल्कुल। सोचिए। हुँ। और उस देश को आज़ादी दिलाने में कितने स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जीवन का त्याग दिया। हुँ। हुँ। कितना उन्होंने देश के लिए किया, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। उस जी। बलिदान को हम रोज याद करना चाहिए, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए उस बलिदान को। सर, मैं अक्सर ये लाइन अपने वीडियोज़ में कहता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने बहुत योगदान दिया है, बहुत बलिदान दिया है इस आज़ादी को पाने के लिए, इस लोकतंत्र को पाने के लिए, और अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि इसको बचाए रखें, अपनी अगली पीढ़ी को सौंपें। सर, बहुत आपने लाइव लॉ पर एक लेख लिखा है।
इसको मैंने अभी इंटरव्यू से पहले पढ़ा, तो आपने इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अगर हजारों युवा शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में न्याय मांगते हुए सड़क पर हैं और पुलिस बल प्रयोग के आरोप लगते हैं, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए थी? क्या लगता है सर आपको? देखिए, जब नीट की एक परीक्षाएँ पहली बार कैंसल हुई, उस हुँ, वक़्त आपने देखा होगा कि लाखों की संख्या में बच्चे नाराज़ हो गए, बहुत दुखी हो हुँ, गए। कई हुँ, बच्चों ने तो सुसाइड भी कर लिया। हुँ, तो उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का एक ज़िम्मेवारी थी कि सुओ मोटो एक्शन लेती सुप्रीम कोर्ट और हुँ, सरकार को एक बहुत ज़ोरों से धमकाती, दबाती। हुँ, देखिए, हुँ, ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है? क्योंकि मोदी सरकार ने ये पहले तो क्या था मेडिकल एजुकेशन हर एक राज्य अपना-अपना करता था। बिल्कुल, अलग-अलग ओके? होता था। और हर एक राज्य की कॉलेजेस में। फिर हुँ, आप ये आपके मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आ गया और हुँ, एक बॉडी बनाई गई मेडिकल काउंसिल। नाउ मेडिकल काउंसिल के बारे में अगर आप बातचीत करना जाएँ, तो मैं आपको हुँ, बता सकता हूँ कि देयर इज़ लॉट टू बी डिज़ायर्ड। मेडिकल हुँ, काउंसिल में इतनी क्षतियाँ हैं, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में है। ये हुँ, इतनी क्षतियाँ हैं कि आप मान नहीं सकेंगे। ये हुँ, प्रोफ़ेशन को ऊपर नहीं ला सकते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस। ये पॉलिटिसाइज़्ड हो गए। इसके अध्यक्ष सब पॉलिटिकल आदमी हैं और ये हुँ, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ से ही वहाँ अध्यक्ष बने रहे हैं। तो वो कभी प्रोफ़ेशन को जो एक प्रोफ़ेशनल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जैसे आपका एजुकेशन है, आपका प्रोफ़ेशन है, उसको किसी तरह से वर्ल्ड क्लास बनाना है, वो उनमें क्षमता है नहीं। वो कोई मैं माफ़ी हुँ, चाहता हूँ ये कहने के लिए उनसे, बट उनमें वो कोई क्षमता नहीं है। मैंने देखा है, मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को देख रहा हूँ सालों से और हुँ, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी मैं जानता हूँ जब से देसाई साहब वहाँ के प्रमुख थे, जिनके हुँ, सामने सीबीआई के चार्जेस लगे हुए थे। तो जी, मेडिकल एजुकेशन को अच्छी तरह बनाना, वो सब ज़िम्मेवारी थी। अब सरकार ने क्या कर लिया, सरकार ने ये एक सोसाइटी रजिस्टर कर ली। और हुँ, सोसाइटी को बोला कि आप ये सब पूरे हिंदुस्तान का मेडिकल एजुकेशन अपने हाथ में ले लो और आप हुँ, इसकी नीट की एग्जाम कराओ। नाउ अब इट्स नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये तो सोसाइटी है जी, अंडर रजिस्टर्ड हुँ, अंडर सोसाइटीज एक्ट जैसे बहुत सारी सोसाइटियां होती है। तो वो हुँ, सोसाइटी पर अगर आप अच्छी तरह से कंट्रोल ना कर पाए, अगर पहले तो आपको बनाना ही नहीं था सोसाइटी ऐसी, जी, हुँ, बनाने के बाद आपको ऐसे आदमी का वहाँ अपॉइंट करना था जो कि हुँ, जो कि एकदम ऑनेस्ट जी, साफ-सुथरे थे। हुँ, इसमें और इसीलिए ये बच्चों की माँग सही है कि हुँ, एजुकेशन मिनिस्टर हिमसेल्फ इज़ रिस्पांसिबल क्योंकि जी, ये संस्था में जो अपॉइंटमेंट्स हुई, वो हुँ, एजुकेशन मिनिस्टर की परमिशन से हुई। हुँ, उनकी जान के बिना नहीं हुई है। तो आप खाली सेक्रेटरी को ट्रांसफर किया जो आज या जॉइंट सेक्रेटरी को एडिशनल सेक्रेटरी को उससे दैट्स नॉट सफिशिएंट। मिनिस्टर हुँ, शुड बी हेल्ड रिस्पांसिबल और मंत्री जी, जी को इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री शुड इंसिस्ट दैट। अब पॉलिटिकली वो आपके साथ है इसलिए उसका मतलब नहीं कि आप खाली अधिकारियों पर सब दोष दे दो। तो सबसे पहली गलती तो ये हुई कि ऐसी एक संस्था बनाई आपने और ये हुँ, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊँ कि पता नहीं जी, मोदी सरकार में मोदी जी को कोई अच्छी तरह से सलाह नहीं देता है। आपको कोविड के दौरान मैं आपको एक दाखला देता हूँ। जी, पूरी सरकार ने और पूरे सरकारी कंपनियों ने बड़ा एक अभियान चलाया कि हुँ, प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड बना रहे हैं, प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड बना रहे हैं। और चारों हुँ, तरफ इश्तिहारें हुई, सरकारी कंपनियों ने इश्तिहारें दी, एक-एक पेज की और हुँ, उसमें ट्रस्टीज़ थे मिनिस्टर सब, निर्मला जी हुँ, थी, ये था, वो था, फलाना-ढिकना। तो सब जी, लोगों ने सोचा कि ये प्रधानमंत्री लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैंने भी जी, उससे 50 लाख रुपए दिए, इन हुँ, दी होप कि ये पैसा मैं दे रहा हूँ, एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होगा। हुँ, सुनिए, बहुत इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़े हुँ, समय बाद सरकार ने जाहिरात निकाल दी कि ये तो एक प्राइवेट ट्रस्ट होगा और उसका सीएजी ऑडिट नहीं करेगा। ये एक प्राइवेट कंपनी आईआरएन कंपनी ऑडिट करेगी इसका और इसमें हुँ, कोई आरटीआई नहीं होगी, इसमें कोई आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। अब हमने जो पैसा दिया था, दिल से दिया था। जी, भले ही मैं प्रधानमंत्री से नहीं सम्मत हूँ, बट फिर भी हुँ, मुझे लगा कि प्रधानमंत्री लोगों की मदद के लिए कुछ करना चाहते हैं अच्छा, तो मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं भी कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करूँ, छोटा-मोटा। तो मैंने हुँ, दिया, हज़ारों लोगों ने दिया, जी, उद्योगपतियों ने हो गए। अब उसको आप बहुत प्राइवेट संस्था बना देते हैं। इसके लिए हुँ, प्रशांत भूषण जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया। मैंने ही खुद हुँ, आर्ग्यू किया प्रशांत जी के साथ खड़े रहकर और सुप्रीम जी। कोर्ट ने कहा नहीं, नहीं, ये तो प्राइवेट है। अब आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी क्या करना चाहता है। तो सर कोई आपको 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 इस बात का दुःख हुआ कि 50 लाख अगर आप वहाँ ना दे कर के आपने डायरेक्ट लोगों के हाथों में दिया होता, तो शायद ज़रूर, ज़्यादा वो होता। ज़रूर, ज़रूर और आज भी मैं प्रश्न नहीं पूछ सकता उनको कि आप कहाँ वो पैसा यूज़ कर रहे हैं।
तो ये गलत, मोदी जी की सोच गलत है, उनको एडवाइजर्स जो है उनकी सोच गलत है। ये संस्था, मेडिकल संस्था भी ऐसी है, गलत सोच से हुई है पैदा, और उसी से ये प्रॉब्लम हुआ है। देखिए, जब तक आप एक स्टैट्यूटरी कंट्रोल रखते हैं तो लोग डरते हैं कि भाई ये, अब नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी में लोग डरते नहीं। आज देखिए, कोई भी ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट में जाइए, आप सोसाइटी में जाइए, मंदिरों में जाइए, राम मंदिर में भी अब चोरी हो रही है, चारों तरफ चोरियां हो रही है, क्योंकि वहां भी सर ये, ऐसा ही ट्रस्ट बनाया गया, इसी तरह की हाँ, व्यवस्था बनाई गई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये सब उनको सोचना चाहिए अलग तरीके से, बट समाउ ना तो प्रधानमंत्री अलग तरीके से सोच रहे, ना उनके, बट जुडिशरी के एक दायित्व बनती है कि ऐसा जब सिचुएशन आए तो वो उसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास नॉट ओनली सत्ता है, पर उनका एक फर्ज है कि देशवासियों के लिए सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो जाए, और अगर उनको लगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सरकार की एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है किसी तरह से, तो सुप्रीम कोर्ट को तुरंत ऐसे पब्लिक इशू में आगे बढ़ के सुओ मोटो अपने आप खुद नोटिस इशू करके सरकार को बोलना चाहिए, हमें बताइए आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हैं, आपने कैसे ऐसे एक सोसाइटी रजिस्टर करी मेडिकल एडमिशंस के लिए, पहले तो स्टेट करते थे, अब आप ऐसी सोसाइटी से करवा रहे हैं, अब नहीं किया, चलो, तब जब नीट का फ्रॉड निकला उसी दिन उनको इशू करना चाहिए था नोटिस कि भाई आपने ये सोसाइटी बना दी, क्योंकि ये जो एजुकेशन, एक इसमें थोड़ा सुप्रीम कोर्ट का भी जिम्मेवारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोला था, आप सुओ मोटो लेने की बात कर रहे हैं यहाँ, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला था कि आप मेडिकल एडमिशन एक सेंट्रलाइज कर दीजिए, मुझे याद है जस्टिस दवे का जजमेंट था, तो ये इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी एक जिम्मेवारी है, क्योंकि जहां देखिए, जहां आपने देखा होगा कि पावर कंसंट्रेशन हो जाता है एक अथॉरिटी में, एक संस्था में, एक आदमी में, तब तक उसका अब्यूज होता है। जितना डिसेंट्रलाइज करेंगे पावर, उतना अब्यूज कम होता है। तो अगर स्टेट्स को दे देते ये पावर्स, तो चलो एक स्टेट में गड़बड़ हुई, 2 हुई, 28 स्टेट में तो नहीं होगी, 28 स्टेट में तो नहीं होगी। तो ये एक सोचने की बात है जिसमें बहुत बड़ी गलती, तो सुप्रीम कोर्ट को ये सुओ मोटो एक्शन जरूर लेना चाहिए था। सर, सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश से राम मंदिर वाला ट्रस्ट बना, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर उसको भुला दिया, कभी नजर पलट के नहीं देखा कि वहां क्या हो रहा है, ट्रस्ट किस तरह का बन रहा है, किस लोगों को शामिल किया जा रहा है, कैसे उसका संचालन हो रहा है। वही बात आपने मेडिकल एग्जाम को लेकर भी बताया। तो सुप्रीम कोर्ट इतना लापरवाह कैसे हो गया, क्यों हो गया, इसके पीछे का कारण क्या है? 50 साल का आपका अनुभव क्या कहता है, लगभग 50 साल का जो एक्सपीरियंस है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पिछले, जैसे मिसिस गांधी के समय पर हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट मिसिस गांधी से डरती थी, और मिसिस गांधी जो चाहती थी ऐसे न्याय देती थी, ऐसे डिसीजंस लेती थी। तो आज भी ऐसा हो रहा है, मोदी जी से एक तरह का डर है, या मोदी जी से प्रेम है, मोदी जी से लगाव है। वो मानते हैं कि मोदी जी देश के लिए एक ही आदमी है कि जो हिंदुस्तान को स्वर्ण युग में ले जाएंगे। तो ये एक भावना हो गई है, पता नहीं क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर मैं ज्यादातर मानता हूँ कि एक तरह का फियर है जजिस में, और जजिस मोदी जी के खिलाफ कोई डिसीजन लेना ही नहीं चाहते हैं किसी भी बात में। आप देखिए, पूरे 2014 से जब से आए हैं, तब से हर एक चीफ जस्टिस वही करता है जो मोदी जी चाहते हैं। तो एक अनफॉर्चुनेट बात है कि अब पर्टिकुलरली ये जो लाठीचार्ज बच्चों पर हुआ, उस दिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जजिस का दिल अगर भर नहीं गया, और उन्होंने अपने दिल को टटोला नहीं, और रात को बैठ के, क्योंकि ये तो शाम को हुआ मारपीट, रात को बैठ के उन्होंने सोचा नहीं खाना कैसे खा सके, दूसरे दिन खड़े होकर कोर्ट में आकर सबसे पहले बोलते, अटॉर्नी जनरल प्लीज कम हियर एंड वी आर इशूइंग नोटिस, और आप हमें जवाब दीजिए दोपहर के 2 बजे तक, लंच के बाद, कि आपने ये लाठीचार्ज करने वाले अफसरों को कैसे उनको विलंबित करें। अगर ये एक्शन नहीं लेते आप, तो आज देखिए, मैं अभी एक गोल्फ खेलता था, एक पुलिस के बड़े आला अधिकारी रिटायर्ड मुझे मिले, जो दिल्ली पुलिस भी थे, तो उन्होंने मुझे बोला ये तो कम फोर्स यूज किया गया है, मैं अगर होता तो इससे बहुत ज्यादा यूज कर देता। मुझे दुख हुआ, और ये एक नैरेटिव चला दिया गया है कि ये सब देश के विरोधी है। अरे कोई देश का विरोधी नहीं है, ना हिंदू विरोधी है, ना मुसलमान विरोधी है, सब देश को जितना तुमसे तो ज्यादा लगाव करते हैं। तुम लोग देश के विरोधी हो, जो देश की बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हो, विरोधी तो तुम हो। पर एक माइंडसेट बन गया है सरकारी अधिकारियों का कि हम आम जनता को हक नहीं है
डिसेंट करने का, एक्सप्रेशन करने का, डेमोन्स्ट्रेशन करने का, और हमारी मनमानी चलनी चाहिए, हम जो कहे वही आपको एक्सेप्ट करना होगा। ये एक माइंडसेट तोड़ना चाहिए, और ये बच्चों ने आज तोड़ दिया है। जो ये बिल्कुल। माइंडसेट पहली बार सरकार को दिखा दिया है उन्होंने, मोदी जी को, जो बहुत ही स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है, ऑलमोस्ट एक तानाशाही चल रही है। बच्चों ने दिखा दिया कि नहीं, हम आपसे नहीं डरते। वो देखिए, वो लड़की बंबई में कैसे वो गाड़ी के सामने खड़ी हो गई कि मैं नहीं बिल्कुल। जाने दूंगी गाड़ी को। तो ऐसे इन बच्चों के लिए तो आंख में आंसू आ जाते हैं कि कितनी शक्ति है भगवान ने उन्होंने दी है, और क्यों ये शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं अब कोई डर के बिना, क्योंकि वो लाचार हो गए हैं। ये जी। बच्चे देख रहे हैं कि हमारे लिए इस देश में कोई भविष्य नहीं है। आज आज आप एक बात सोचिए कि कोई बड़े पॉलिटिशियन का बच्चा, बेटा और बेटी, अधिकारी का बच्चा, पुलिस अधिकारी का बेटा बेटी, जज का बेटा बेटी, हाँ, कोई अच्छे वकील का बच्चा बेटा बेटी, इन सबको कभी आपने देखा है नौकरी के बिना और अच्छे एजुकेशन के बिना? वो नहीं, नहीं, सब बिल्कुल। विदेश जाते हैं, पढ़ते हैं, सब बड़ी कॉलेजों में पढ़ते हैं। आम आदमी के लिए प्रॉब्लम है बेचारे के, कि वो मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, और पढ़ाकर फिर कहीं से पैसा उधार लेकर कोटा भेजता है। फिर वो बच्चा नीट में खड़ा एग्जाम लेता है, और फिर नीट में फ्रॉड हो जाता है, चीटिंग हो जाती है। अब वो कैसे वो इसको झेल सकता है? तो ये जी। बच्चों की जो 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 नाराजगी है, ये बहुत हुँ, ही सीरियस इशू है। ये लाचारी है हुँ, इनकी, और उस लाचारी के लिए उनमें एक शक्ति आ गई कि नहीं, हम खड़े हो जाएंगे और सरकार को बताएंगे कि आपको ठोस कदम उठानी चाहिए। अब हुँ। ये मोदी जी बोलते हैं मैं स्पेशल कोर्ट बना दूंगा, ये क्या करेगी स्पेशल कोर्ट? हिंदुस्तान में कोई कम से कम 20-25 ऐसे कानून है जिसके अंदर स्पेशल कोर्टें चल रही है, और जी। कंप्लीट फेलियर है, मैं आपको बता दूं, हुँ, दे आर ऑल फेलियर्स। आज चेक बाउंसिंग का एक कानून लाए कि भाई हुँ, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अमेंड करके कि भाई चेक बाउंस होगा तो आप क्रिमिनल केस कर सकते हैं। आज हुँ, 1 करोड़ 25 लाख केस पेंडिंग है कोर्टों में। हुँ, जिनको बेचारे को चेक के पैसे नहीं मिले हैं, वो तरस रहे हैं, कोर्ट में 5-10 साल 15 साल धक्के खा रहे हैं। हुँ। अभी सर आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाम लिया तो 31 दिसंबर 2025 की ये रिपोर्ट है कि लगभग 2,45,000 केसेज़ इसमें पेंडिंग हैं। करेक्ट। तो ये नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये हाल है। देखिए, ये सब मैं ये कॉस्मेटिक है, सबको हुँ, खुश करने के लिए है कि भाई हुँ। ऐसी हम व्यवस्था बनाएंगे कि कभी चीटिंग नहीं होगी। इस देश में ऐसी कोई व्यवस्था बन ही नहीं सकती है। सर हमारे यहाँ एक कहावत है, इसकी टोपी उसके सर। तो क्या ये सत्ता वही कर रही है कि जो काम खुद करना चाहिए वो उसका ठीकरा न्यायपालिका के सर पे फोड़ने का प्रयास? नहीं, न्यायपालिका का रोल अलग है। देखिए, बंधारण जब बन रहा था और जब डेमोक्रेसी के बारे में सोचा गया, तो हुँ, अंबेडकर साहब और उनके जो कलीग्स थे, जो जी। एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग ग्रुप ऑफ पीपल थे। हुँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो थे, आउटस्टैंडिंग, हुँ, जिसमें पंडित नेहरू भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, और बहुत सारे करीब हुँ, 200 लोग थे। हुँ, अंबेडकर साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और वो तो जीनियस थे। तो अंबेडकर साहब वगैरह सब मेंबरों ने सोचा कि भी देश को कैसे हम बंधारण दें, और हुँ, उसको करीब 141 दिन तक तो उन्होंने उसके ऊपर सोच लगाई। बहुत सुंदर डिस्कशंस हुआ। आप अगर देखेंगे उसके उसके डिस्कशन, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट है, ऐसे 5 वॉल्यूम है। हुँ, आप एक-एक क्लॉज पर, एक-एक आर्टिकल पर उनकी डिस्कशन, ये मेंबरों की, तो आप ताज्जुब हो जाएंगे कि क्या लेवल था उनका, क्या लेवल था, और क्या जी। भविष्य के बारे में सोचते थे। हुँ, अंबेडकर जी ने एक शब्द में मैं आपको बता दूं कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल बाय द पीपल, उसकी जगह अंबेडकर ने बोला डेमोक्रेसी विल टर्न इनटू डेमोक्रेसी फॉर द पीपल। अब आज डेमोक्रेसी राजकारणियों के लिए हो गई है। हुँ, राजकारणी ने हाईजैक कर ली है हमसे डेमोक्रेसी, और सत्ता में जो लोग बैठे हैं, आम आदमी के पास कोई कोई कुछ कोई है ही अच्छा नहीं। हुँ, हम तो उनके गुलाम बन के रह रहे हैं। वो जो कहे हमें करना पड़ता है। सच है या सच नहीं है, लीगल है या हुँ। कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसका कोई परवाह नहीं। सर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने छात्रों पर जो पुलिस की बर्बरता हुई उसको लेकर चीफ जस्टिस के सामने अपनी बात रखी और कहा कि हुजूर ये वीडियो देख लीजिए किस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि मेरा समय बर्बाद मत करो, अपना समय भी बर्बाद मत करो और मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं इस तरह की वीडियो देखने में। इस पर आप क्या कहेंगे? और आज आज इतना कहने के बाद जब प्रतिक्रिया आई चारों तरफ से, तो आज चीफ जस्टिस कहते हैं कि वो कोई याचिका लेकर नहीं आए थे वकील, मिश्रा नाम के कोई वकील थे, वो एक
लेटर लेके आए थे, उसमें रिप्रेजेंटेशन लेटर था। तो सवाल यह है कि क्या रिप्रेजेंटेशन लेटर को एक पीआईएल के रूप में नहीं लिया जा सकता? क्या उस पर सुनवाई नहीं हो सकती? क्या उसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता? नहीं, ज़रूर लिया जा सकता है। मैं आपको खुद उदाहरण दे सकता हूँ अपना, कि मैं एक दिन कोर्ट में बैठा था, चीफ जस्टिस रमन्ना की कोर्ट में। मेरे हुँ, केस की सुनवाई होने वाली थी। कोई और केस चल रहे थे और उसने में कोई हमारे मुसलमान वकील मित्र दौड़ के आए और बोला कि जहांगीरपुरी एरिया में बुलडोज़र जस्टिस हो रहा है और बहुत हुँ, सारे मुसलमान लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। तो जी, मैं खड़ा हुआ, मैंने चीफ जस्टिस साहब को बहुत विनम्रता से बोला कि मैं क्या कुछ आपको कह सकता हूँ? हुँ, क्योंकि नॉर्मली यू डोंट इंटरप्ट प्रोसीडिंग, बीच में से जी, आप बोल नहीं सकते हैं। तो जी, जी, रमन्ना साहब थोड़ी मेरे लिए उनको हमदर्दी थी, तो उन्होंने हुँ, बोला, "हाँ, हाँ, दवे साहब बताइए क्या चीज़ है? ऐसे देश में क्या कानून की व्यवस्था नहीं है? रूल ऑफ लॉ हुँ, नहीं है? हुँ, बंधारण नहीं है?" तो बोले, "आप ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? ऐसे देखिए, ये बुलडोज़र चल रहे हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। अब ये जी, क्या हो रहा है इस देश में?" तो बोले, "क्या चाहते हैं?" बोले कि मैंने बोला, "आप स्टे ऑर्डर दे दीजिए।" तो बोले, हुँ, "आपने याचिका दायर की है?" ऐसे, "मैं अभी याचिका करूँगा 1-2 हुँ, घंटे में, अभी तो मैं ओरली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।" उन्होंने मुझे ओरल रिक्वेस्ट पर स्टे दे दिया और आधे घंटे के बाद जब कमिश्नर ऑफ पुलिस और म्युनिसिपल कमिश्नर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे थे, मैं वापस गया। तब हुँ, उन्होंने सेक्रेटरी जनरल को बुलाया और बोला, "अभी फ़ोन करो और बोलो कि अगर वो नहीं स्टॉप करेंगे अगली 10 मिनट में, तो मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इश्यू करूँगा।" हुँ, तो ये तो उनको देखिए, सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली क्यों बनाया गया? एज़ अ चेक्स एंड बैलेंस एग्ज़ीक्यूटिव और पार्लियामेंट के सामने। नहीं तो हर एक संस्था एकदम हावी हो जाएगी। तो तीनों के जो लेवल है, वो तीनों एक दूसरे पर एक चेक रखते हैं। बिल्कुल। बंधारण में वही सबसे हुँ, बड़ी सोच थी और वो शक्ति सोच का अगर आज, संतुलन बना रहे। हुँ, हाँ, तो जी, बंधारण के ये सुप्रीम हुँ, कोर्ट को बनाना यही था और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए बोला है 1950 से लेके रोमेश थापर का पहला केस आया, तो हुँ, 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है और कोई भी आदमी हमारे पास आता है याचिका लेकर, तो हुँ, हम तुरंत इंटरवीन करेंगे और सरकार को बोलेंगे कि क्या ये बंद करो आप। तो इसमें और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको हाई हुँ, कोर्ट पहले जाना है। ये हुँ, दैट इज़ द क्योंकि 32 आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एक फंडामेंटल राइट है। वो जी, फंडामेंटल राइट चैप्टर में है। हुँ, तो दूसरे फंडामेंटल राइट को अगर आपका आपका वायलेट हो रहा है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट के ज़रिए जा सकते हैं। आपका बिल्कुल, मूलभूत इसलिए हक है, सुप्रीम कोर्ट हुँ, को रिमूव करने का, हुँ, मूलभूत हक। बिल्कुल। तो इसीलिए ये डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है। हाँ, आत्मा है। हुँ, हार्ट एंड हुँ, सोल, हुँ। हार्ट एंड तो सोल। सर जब जी, जब देश की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस तरह का तर्क दें कि मैं बिना प्रॉपर याचिका के कैसे उसको हैंडल कर सकता था। तो इस फिर क्या कहा जाए? अब बचा क्या? वही एक आज आज देखिए, आज वही मुश्किल हो रही है कि जुडिशरी पूरे हिंदुस्तान में नागरिकों के जो हक है, उन हक को अच्छी तरह से बचा नहीं रही है। हुँ, और हालाँकि उनका दायित्व है, उनके पास सत्ता है और उनको करना चाहिए। पर हुँ, कोई जो भी कारण हो, आज पूरे हिंदुस्तान में हाई कोर्टों में भी हो रहा है, निचली कोर्टों में भी हो रहा है, रूटीनली लोगों के बेल रिजेक्ट कर रही है। अब हुँ, आप मैं आपको बोलूँ कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या नाम है अपना बॉलीवुड का स्टार शाहरुख खान, अरे! उसका बेटा जब अरेस्ट हुआ, तो हुँ, एफआईआर में लिखा था कि उसके पास से कोई ड्रग्स नहीं मिली थी। हुँ, फिर भी जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तो मजिस्ट्रेट उसको पुलिस रिमांड देता है। फिर 5 दिन के बाद मजिस्ट्रेट उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है। फिर बेल हुँ, रिफ्यूज़ करता है। फिर हाई कोर्ट में जाना पड़ता है और बेल मिलता है। तो 1 डेढ़ महीना हो गया उसमें। अब एक हुँ, निर्दोष बच्चे को आप ऐसे शाहरुख खान के बच्चे को हैंडल कर सकते हैं, तो आप सोचिए देश में कितने बच्चों के साथ ऐसे आपका व्यवहार होता होगा। बिल्कुल। इसमें तो कोई देखिए, हमारे पास क्या है कि हमारे पास अनफॉर्च्यूनेटली मीडिया आज कॉम्प्रोमाइज़्ड हो गया है। जी। सरकार कोई अच्छी फिगर्स दे नहीं रही है। सरकार से जो फिगर्स आती है वो सब यू हैव टू टेक हुँ, देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जो बोलते हैं ना जी। कि उसको, हाँ, तो सरकारी विश्वसनीय नहीं है। जी। हाँ, फिगर्स पर कोई आज आप भरोसा नहीं कर सकते। तो हुँ, देश की जो सही स्थिति है, वो हुँ, सही स्थिति हमारे सामने उभर नहीं आ रही है। और हुँ, ये मैं मानता हूँ कि मोदी जी की फेलियर है, उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, उनकी हुँ, वीकनेस है। मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर को तो ऐसे करना है, क्योंकि वो पॉपुलर है। आज लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी ज़बरदस्त है।
तो उनको तो ऐसे सॉफ्ट हैंड से देश को चलाना चाहिए कि लोगों के दिल में उनके लिए एक प्रेम ऑटोमेटिक आ जाए। कोई भी ऐसा नागरिक ना हो 145 करोड़ में से जो कहे कि मोदी जी अच्छे नहीं है। सर, तब आपने कहा कि मोदी जी पॉपुलर हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। अगर सच में ऐसा है तो क्या इस एसआईआर की ज़रूरत पड़ती और इतने कथित चुनावी धांधलीबाजियों की ज़रूरत पड़ती अगर पॉपुलर होते तो? देखिए, एसआईआर एक अलग चीज है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। ये तो एब्सोल्युटली। 3000 साल पहले बोला गया था। अब क्या जी। हो रहा है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी, अभी इसमें बीजेपी अकेला नहीं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता हुँ, आती है तो सत्ता को कैसे टिकाए रखना, वो हुँ, उसके तरक्के सोचती है। तो कोई भी जी। येन केन प्रकारन वो सोचती हुँ, है कि हमें सत्ता में रहना है। तो और ये ये सोचने का सबका अलग-अलग लेवल है। हाँ, तो ये कोई ये एसआईआर से करता है, कोई गुंडों के थ्रू करता है, कोई पुलिस के थ्रू करता है, कोई पैसा हुँ, देकर करता है, कोई शराब देकर करता है। इलेक्शन जी। प्रोसेस हमारे यहाँ फ्री है नहीं और होगा भी नहीं। हुँ, जब तक हमारे देखिए देश में एक तरह की जागरूकता की ज़रूरत है। आज जी। इतने लाखों लोग, करोड़ों लोग क्यों खड़े हो गए फ्रीडम हुँ, स्ट्रगल के लिए? क्योंकि एक गांधी जी ने और बाकी सब लोगों ने एक तरह की जागरूकता ला दी देश में। हुँ, जी। एक तरह की जागरूकता ला दी। आज महर्षि अरबिंदो घोष ऐसे उन्होंने क्रांतिकारी थे। सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हुँ, नेहरू, ये सब लोग चारों तरफ घूमे हिंदुस्तान में और उस ज़माने में तो घूमने के लिए कोई अच्छी सुविधा भी नहीं थी। पर पूरे बिल्कुल। देश को जगा दिया हुँ, कि नहीं, ये अंग्रेजों की सत्ता को हमें हटाना है, हमें स्वतंत्र होना है। तो आज जी। ज़रूरत है देश में एक जागरूकता की कि हम इन सब राजकारणियों के सामने खड़े हो जाएँ और बोले हुँ। कि हमें स्वतंत्र होना है आपसे। सर, आप अगर आज अच्छा करना जी, चाहते हैं, आज सर अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। पर अगर हुँ, आप देश को बर्बाद कर रहे हैं, अगर आप देश को अच्छे मार्ग पर नहीं ले जा रहे हैं, तो हम हुँ, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो जी। ये जागरूकता नहीं है हमारे पास। हुँ, हुँ, हुँ। जागरूकता की ज़रूरत है, लो द तभी देश बड़ा होगा। सर, सुप्रीम कोर्ट में आज एक और मामला हुआ है, चीफ जस्टिस की बेंच ने बिना पहले से इजाज़त के सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करने और शेयर करने पर रोक लगा दिया है अंतरिम रूप से। इसे किस रूप में देखते हैं आप? क्योंकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे ऐसे वीडियो आए जिसमें कोई वकील गुस्से के मारे, हालाँकि ये पूरी तरह से गलत है, चीफ जस्टिस को गाली दे देते हैं और भी तमाम तरीके की चीज़ें सामने आ गई। तो और जजों की भी तमाम ऐसी चीज़ें थी, कुछ टिप्पणियाँ थी जो कि जनता के सामने आ गई। अब उस पर बैन लगाने की बात आ गई है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये भी लोगों के अधिकारों को कहीं न कहीं दबाने का प्रयास है कि लोगों को पता ना चले? नहीं, एक एक चीज़ ज़रूर है कि हुँ, लाइव स्ट्रीमिंग जो है, हुँ, वकीलों की बहस के भी लाइव स्ट्रीमिंग के मैं खिलाफ हूँ। हुँ। क्या है कि जजेस भी अब थोड़ा पॉपुलर होना चाहते हैं पब्लिक में। और जी। वो पॉपुलर होने के लिए जजेस कुछ ना कुछ बोल देते हैं, जो उनको बोलना नहीं चाहिए। कभी सही बोलते हैं, कभी कई बार गलत बोल देते हैं। जैसे सूर्यकांत साहब ने बेचारे पूरे हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों युवाओं को और युवतियों को बोला कि आप कॉकरोच सिस्टम को खा रहे हैं। हुँ, ये बहुत गलत बात थी ये बोलना। तो ये क्या है कि मैं ज़रूर मानता हूँ कि पूरा बंद होना चाहिए। हुँ, लाइव स्ट्रीमिंग होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हुँ, बहस आज ऐसी लेवल पर नहीं है, जो बहस लोगों को दिखानी चाहिए। कोर्टों में वकीलों की बहस भी अच्छी नहीं है, वकीलों का व्यवहार भी अच्छा नहीं है और उसमें हम सब ज़िम्मेवार हैं। हुँ, हम सब ज़िम्मेवार हैं। मैंने देखा है 48 साल में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, तब क्या वकालत थी, क्या लेवल ऑफ बहस थी और आज क्या हो गया है। आज तू-तू, मैं-मैं हो रहा है। तो ना हुँ, तो सरकार के वकील बड़े से बड़े वकील सरकार के रोज़ किसी न किसी तरह की इंटरप्शन करते हैं। ऐसे बड़े-बड़े वकील भी कुछ ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर बातें करते हैं और हुँ, और ये सब अच्छा नहीं हो रहा है इंस्टीट्यूशन के लिए। तो जी। ठीक है, अगर वो बंद करना चाहते हैं क्योंकि दे डोंट वांट टू बी एक्सपोज्ड, तो ठीक है, बट अब लोग तो बैठे रहते हैं कोर्ट में। लोग हुँ, भले रिकॉर्ड ना करें, पर बोल तो हुँ, सकते हैं कि ऐसे आपने अच्छा व्यवहार नहीं किया कोर्ट में। तो जी। क्या सर, अभी अदालतों से जो निकल रहा है और इसका असर पूरे देश पर जो हो रहा है, इन सब में आप न्यायिक नियुक्तियों का कितना रोल मानते हैं?
पिछले कुछ वर्षों में जो भी न्यायिक नियुक्तियां हो रही हैं, जज बनाए जा रहे हैं, उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं और कॉलेजियम देश को बताता तक नहीं कि किसे किस कारण से चुना गया है। कभी 56 जजों को सुपरसीड करके किसी को सुप्रीम कोर्ट बुला लिया जाता है, जो नंबर में है उनको रोक के दूसरों को लगा दिया जाता है। तो ये जो और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी एडवर्स रिपोर्ट है, जिनके बारे में जिन पर भ्रष्टाचार के पुराने आरोप हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर भी उनको आगे बढ़ाया जाता है, जो ईमानदार हैं, जिनका अच्छा नाम है, उनको पीछे रखा जाता है। तो न्यायिक नियुक्तियों का क्या रोल है इन सब में? देखिए, हर एक सरकारी इंस्टीट्यूशन में आज एक चुनौती आ गई है, क्योंकि कहीं भी अच्छे लोगों को, बेस्ट जो लोग बोलते हैं आप, वो बेस्ट लोगों को कहीं भी नियुक्ति हो नहीं रही है आज के दिन। चाहे सरकार में हो, चाहे जुडिशरी में हो, कहीं पर भी हो। ये प्राइवेट सेक्टर जैसा नहीं है। आज बड़ा उद्योगपति अपनी कंपनी के लिए कोई बड़ा जनरल मैनेजर रिक्रूट करना चाहता है, तो वो सोचेगा कि मेरे पास सबसे अच्छा आदमी होना चाहिए, जो आईआईटी और आईएम या हार्वर्ड का ग्रेजुएट होना चाहिए। तो क्योंकि वो अपनी कंपनी की तरक्की करना चाहता है। जी। सरकारी इंस्टीट्यूशंस में क्या हो गया है कि एक तरह की आई वुड से नेग्लिजेंस आ गई है, एक तरह की विचित्रता आ गई है कि लोग अच्छे से अच्छे लोगों को चुनने के लिए तैयार ही नहीं है अपॉइंट करने के लिए, क्योंकि वो सोचता है कि मेरे से अच्छा होगा तो उसका नाम आएगा, मेरा नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम प्रधानमंत्री से लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेके सब में है। पब्लिक सर्विस में आज के दिन कोई अच्छे आदमी को एनकरेज नहीं करना चाहता है। दे ऑल वांट पीपल हु दे कैन कंट्रोल, हु विल बी अंडर देयर कंट्रोल और हु विल लिसन टू देम। तो यस आज मैम साहब। हाँ, आज न्याय प्रणालिका में क्या हो गया है कि ये जो कोलेजियम सिस्टम लिया है 1992 में, वो कोलेजियम सिस्टम न्याय प्रणालिका के लिए थोड़ा भी अच्छा नहीं है और मैंने इसका पहले से विरोध किया है। मैं मानता हूं कि इसने न्याय प्रणालिका को ज्यादा डैमेज किया है। पहले तो सरकार करती थी चीफ जस्टिस को कंसल्ट करके, वो उस वक्त थोड़े बहुत जरूर खराब हुए अपॉइंटमेंट्स, पर इतने ज्यादा नहीं हो रहे जितने आज हो रहे हैं। और आज ये अपॉइंटमेंट को आप, जैसे आपने बोला, ना तो आप कोई उसके लिए इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, ना तो आप कोई प्रश्न उठा सकते हैं, ना तो उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये सब आज एक बड़ा विचित्रता हो गया है। इसके कारण आज देखिए कोर्टों में एक एक लेवल नहीं है जो लेवल होना चाहिए। हमारे देखिए, हम हिंदुस्तान में ऐसे अच्छे वकील है, छोटी सी चोटी से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे हजारों वकील हैं जो बहुत ही काबिल है, पर उनको मौका नहीं मिलता है। उनको मौका नहीं मिलता है, उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि दो तीन चीजें अब सरकार का कॉलेजियम पर काफी दबाव है। सरकार और कॉलेजियम साथ में चलते हैं, तो पहले तो सबसे पहले सरकार सोचेगी कि भाई हमारी विचारधारा वाला कौन है। कोई आरएसएस वाला है, आज के दिन सोचेगा। उस दिन सोचते थे कोई कांग्रेस वाला है, आइडियोलॉजी वाला है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाला। तो फिर वो बोलेंगे चीफ जस्टिस को कि भाई ये दवे साहब हमारे खास हैं, उनको आप कंसीडर करिए, तो दवे साहब का नाम आगे जाएगा। ये सब, और कॉलेजियम में 3 या 5 जजेस बैठते हैं, तो ये सब अपना, एक आदमी दवे का नाम देगा, एक आदमी अंबुज का नाम देगा, एक आदमी किसी और का नाम देगा, तो ये गिव एंड टेक हो जाता है वहां पर। तो मेरिट पर अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है और ये दुख की बात है। इसको बार बार मैंने दोहराया है, पर आई डोंट थिंक कोई जज, आज के दिन मैंने देखा है, कोई चीफ जस्टिस इंस्टीट्यूशन को अच्छा नहीं बनाना चाहता। कोई चीफ जस्टिस ने पिछले 20-25 साल में, लास्ट चीफ जस्टिस हु डिड वेल वाज चीफ जस्टिस वेंकट चलैया। उन्होंने बहुत ही अच्छे अपॉइंटमेंट किए पूरे हिंदुस्तान में। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स बहुत ही बुरी हो रही है, बहुत ही बुरी। बहुत चीफ जस्टिस बीच में आए जिन्होंने कुछ किया अच्छा, और 1-2-4 अच्छी अपॉइंटमेंट की, बट सभी चीफ जस्टिस और सभी कॉलेजियम मेंबर्स अपनी पर्सनल सोच से, दे वर नॉट मेकिंग ऑब्जेक्टिव अपॉइंटमेंट, दे वर मेकिंग सब्जेक्टिव अपॉइंटमेंट्स। तो ये सब्जेक्टिव अपॉइंटमेंट से न्याय प्रणालिका को बहुत ही नुकसान हुआ है और ये नुकसान बरसों तक चलेगा, सदियों तक चलेगा। अगले 20-30 साल तक अच्छे यही जजेस चलने वाले हैं, पता नहीं क्या। तो ये आप देख रहे हैं कि आज ईडी किसी को भी पकड़ लेती है, कोई बेल नहीं मिलता है, लोग बेचारे जेल में रहते हैं। हमारी कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही नहीं रह गई है। ये एक बड़ी समस्या है, गलत नियुक्तियों के कारण ये सब कुछ निकल रहा है। सर, अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देश भर में तमाम वकील हैं और इस मुद्दे पर बहुत सारे जिलों के वकील भी निकल रहे हैं। तो वकीलों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनका जो संवैधानिक दायित्व है, उनका जो नागरिक कर्तव्य है,
उससे आप किस तरह से याद दिलाना चाहेंगे? उन्हें क्या करना चाहिए ऐसे अमृतकाल के वक़्त में? देखिए, वकील बाय बाय ट्रेनिंग, बाय क्वालिफिकेशन, ये एक सोसाइटी के लिए एक अलग पेडेस्टल पर खड़ा रहता है। हुँ, और वकील का एक दायित्व बनता है कि समाज के लिए वो कुछ अच्छा काम करे, लोगों के अन्याय को देखे और अन्याय को दूर करने के लिए प्रयत्न करे। तो आज जी। हिंदुस्तान के सभी वकीलों को एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि पूरी फ्रीडम स्ट्रगल को लीड करने वाले वकील थे खाली वकील। हुँ, गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी, आप नाम दीजिए, कन्हैयालाल मुंशी जी, ऐसे हुँ, कितने सैकड़ों वकील जो फ्रीडम स्ट्रगल को लीड कर रहे थे। तो आज वकीलों को आगे बढ़ के उनको देखिए, अनफॉर्चुनेट है, अब बार काउंसिल के चेयरमैन साहब ने आज स्टेटमेंट दे दिया कि ये सब जो स्टूडेंट कर रहे हैं प्रोटेस्ट, वो तो उनके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी और बहुत गलत लोग उनके साथ शामिल हैं। अब ये हुँ। बोलने की क्या ज़रूरत है? ये बच्चों को दिल को दुःख पहुँचाने की क्या ज़रूरत है एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को? वो तो ये तो बच्चों का भाषा की हौसला भाषा हो बढ़ाना गई। चाहिए उनको। तो ये वकील आज अगर उनको खाली ये फ्रीडम स्ट्रगल याद, हमारा कंट्रीब्यूशन जो था, वो एक हुँ, ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन था, लीगल प्रोफ़ेशन का। जी, और वो अगर हम याद रखें, आज इमरजेंसी में भी मैं आपको बताऊँ, इमरजेंसी में ऐसे सैकड़ों वकील थे, जो लोगों के लिए खड़े हो गए, जिनको हुँ, इंदिरा जी ने पकड़ा था, उनके लिए वो कोर्ट में पेश होते थे, बहुत बार फ्री ऑफ चार्ज। मैं तो जी, कॉलेज में था, मैं देखता हुँ, था। कॉलेज में मैं हाई कोर्ट जाता था और देखता था बहुत सारे वकील ऐसे खड़े हो जाते थे और उनके लिए फ्री ऑफ चार्ज अपीयर होते थे, कोई डर के हुँ, बिना। जी, तो ये ज़रूरत है आज के दिन वकील प्रोफ़ेशन को, हमारे प्रोफ़ेशन को, कि हम हुँ, नागरिकों की मदद के लिए आगे आए, बिना डर के। और अ, अगर वकील आगे आए, तो मैं हुँ, समझता हूँ जजेस भी ये समझ जाएँगे कि ज़रूरत है इस वक़्त की कि हम भी देश के नागरिकों के लिए सही न्याय दें और उनको जी, अन्याय जो हो रहा है, वो अन्याय दूर करें। हुँ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपने तमाम मुद्दों पर बहुत ही मुखरता से, स्पष्टता के साथ अपनी बात रखी और देश के लोगों को बहुत कुछ जानने समझने के लिए मिलेगा इस बातचीत से। हम आगे भी ससम्मान आपसे जुड़ते रहेंगे और आपका समय लेते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर से। थैंक यू वेरी मच।